बर्लिन 15 अगस्त 1936। ओलंपिक हॉकी का फाइनल। एक तरफ मेजबान जर्मनी, दूसरी तरफ भारत। स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था, लगभग 25,000 लोग। और उस भीड़ में मौजूद था नाजी जर्मनी का शासक एडोल्फ हिटलर। कुछ दिन पहले यही जर्मन टीम भारत को अभ्यास मैच में 4-1 से हरा चुकी थी। लेकिन आज मुकाबला अलग था। आज भारत के पास सिर्फ जीतने का मौका नहीं था, आज भारत के पास जवाब देने का मौका था। सीटी बजी, गेंद चली और धीरे धीरे भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। एक पास, फिर दूसरा, ड्रिबलिंग, गेंद गोल पोस्ट की तरफ बढ़ती है और गोल, फिर एक और। जर्मनी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय अटैक रुकने का नाम नहीं लेता। और जब अंतिम सीटी बजती है, स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक नतीजा नहीं था, वहां इतिहास लिखा था। भारत 8, जर्मनी 1। भारत ने लगातार तीसरी बार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीत लिया और उस ऐतिहासिक टीम की कप्तानी कर रहा था एक ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम आने वाले दशकों तक भारतीय हॉकी की पहचान बनने वाला था। लेकिन उस खिलाड़ी की कहानी बर्लिन से शुरू नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में, एक साधारण परिवार में जन्मे एक बच्चे से। नाम था ध्यान सिंह और दुनिया बहुत जल्द उसे एक दूसरे नाम से जानने वाली थी, ध्यानचंद। 1905 का भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। देश आजाद नहीं था। खेलों की दुनिया में भारत की पहचान भी आज जैसी नहीं थी। लेकिन एक बच्चे का जन्म हुआ और आने वाले वर्षों में वही बच्चा भारत के लिए दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर इतिहास लिखने वाला था। उनके पिता समेश्वर सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में थे। सेना की नौकरी के कारण परिवार को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा। बाद में परिवार झांसी में आकर बस गया। झांसी, वही शहर जहां आगे चलकर ध्यानचंद के जीवन और हॉकी का रिश्ता और गहरा होने वाला था। उस समय न आज जैसे स्टेडियम थे, न प्रोफेशनल अकादमियों, न स्पोर्ट्स साइंस, न करोड़ों की स्पॉन्सरशिप। लेकिन एक चीज थी, मैदान, हॉकी की स्टिक और खुद को बेहतर बनाने की भूख। ध्यान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सेना ने उनके जीवन को बदलना शुरू कर दिया। सेना ने उन्हें डिसिप्लिन दिया, फिटनेस दी, टीम वर्क सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, हॉकी को अपना हुनर बनाने का मौका दिया। दिन में सैन्य जिम्मेदारियां और जब समय मिलता तो हॉकी, बार बार हॉकी, घंटों अभ्यास, एक ही स्किल को दोहराना और फिर तब तक दोहराना जब तक शरीर खुद उस मूवमेंट को याद न कर ले। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1922 में आर्मी में शामिल होने के बाद उनकी हॉकी प्रतिभा तेजी से निखरी और सेलेक्टर्स का ध्यान उनकी ओर गया। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि सेना की यह नौकरी एक दिन भारतीय खेल इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में बदल जाएगी। फिर आया 1926। भारतीय आर्मी हॉकी टीम का न्यूजीलैंड दौरा। पहली बार विदेशी मैदानों पर भारतीय हॉकी को करीब से देखने वालों ने उस खिलाड़ी की असाधारण प्रतिभा महसूस की। गेंद उनकी स्टिक के साथ चलती थी, जैसे दोनों अलग चीजें ही ना हो। एक तेज मूवमेंट, एक अचानक डायरेक्शन चेंज, एक पास और फिर गोल। यह सिर्फ स्किल नहीं थी, यह वर्षों की मेहनत का परिणाम था। अब ध्यान सिंह सिर्फ आर्मी के खिलाड़ी नहीं रहे थे, उनका नाम भारतीय हॉकी के सेलेक्टर्स तक पहुंच चुका था। और अगला पड़ाव था दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग स्टेज, ओलंपिक। 1928 एम्स्टरडैम। भारत ओलंपिक हॉकी के मैदान पर था और भारतीय टीम के सामने थी दुनिया की बेहतरीन टीमें। लेकिन टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया और भारत रुकता नहीं था। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 29 गोल किए और एक भी गोल नहीं खाया। फाइनल में नीदरलैंड सामने था और भारत ने उसे हराकर जीत लिया अपना पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल। और इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने भारत के 29 गोलों में से 14 गोल किए। भारत के लिए यह सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये एक घोषणा थी। दुनिया के सामने घोषणा, भारतीय हॉकी आ चुकी है। और उस नई पहचान के केंद्र में था एक भारतीय खिलाड़ी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।
4 साल बाद 1932 लॉस एंजलिस, दुनिया के दूसरे छोर पर ओलंपिक गेम्स। भारत फिर मैदान में उतरा और इस बार भारतीय हॉकी ने अपना दबदबा और भी स्पष्ट कर दिया। अमेरिका के खिलाफ भारत ने 24-1 से जीत दर्ज की और उस मैच में ध्यानचंद ने अकेले 8 गोल किए। भारत ने फिर ओलंपिक गोल्ड जीता, लगातार दूसरा। अब दुनिया समझ चुकी थी कि 1928 कोई संयोग नहीं था, भारत हॉकी में एक शक्ति बन चुका था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या भारत तीसरी बार भी ओलंपिक चैंपियन बन सकता है? इस सवाल का जवाब मिलने वाला था बर्लिन में। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। ये सिर्फ एक ओलंपिक गेम्स नहीं था, ये नाज़ी जर्मनी का भव्य प्रदर्शन भी था और भारत फिर से गोल्ड के लिए आया था। इस बार एक और बदलाव था। ध्यानचंद अब सिर्फ टीम के सबसे बड़े सितारों में से एक नहीं थे, वो थे भारतीय टीम के कप्तान। लेकिन बर्लिन पहुंचने से पहले कहानी ने एक मोड़ लिया। जर्मनी के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भारत को 4-1 से हार मिली। जिस टीम के खिलाफ फाइनल होना था, वही टीम भारत को हरा चुकी थी। अब भारतीय टीम के सामने सिर्फ एक मेडल नहीं था, सामने था जवाब देने का मौका। फिर आया 15 अगस्त 1936, बर्लिन ओलंपिक हॉकी स्टेडियम। सुबह के लगभग 11 बजे फाइनल, इंडिया वर्सेस जर्मनी। बारिश के कारण मैदान गीला था, दर्शकों से स्टेडियम भरा हुआ था और जर्मनी को अपने घरेलू मैदान का पूरा समर्थन प्राप्त था। भारत की तरफ से कप्तान ध्यानचंद, जर्मनी की तरफ से एक ऐसी टीम जिसने कुछ दिन पहले भारत को हरा दिया था। सीटी बजती है, मैच शुरू होता है। पहला हाफ तनाव से भरा हुआ, लेकिन फिर भारतीय टीम अपनी लय पकड़ती है। गेंद आगे बढ़ती है, पास, ड्रिबलिंग, फिर गोल। भारत आगे। जर्मनी कोशिश करता है, लेकिन भारतीय अटैक की गति बढ़ती जाती है। दूसरे हाफ में भारत जैसे पूरी तरह बदल जाता है। एक के बाद एक गोल। जर्मनी सिर्फ एक गोल कर पाता है और जब अंतिम सीटी बजती है, स्कोर था भारत 8, जर्मनी 1। ओलंपीडिया के मैच रिकॉर्ड के अनुसार इस फाइनल में ध्यानचंद ने 3 गोल किए। बाकी गोल रूप सिंह, कार्लाइल टैप्सल, सैयद जफर और अली दारा ने किए। भारत लगातार तीसरी बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। 1928, 1932, 1936। 3 ओलंपिक्स, 3 गोल्ड मेडल्स। और 1936 में भारतीय टीम की कप्तानी ध्यानचंद के हाथों में। उस दिन बर्लिन में सिर्फ एक हॉकी मैच नहीं जीता गया था, भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि उसकी हॉकी कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और उस जीत के बाद ध्यानचंद का नाम सिर्फ भारत में नहीं रहा, दुनिया उन्हें कहने लगी द हॉकी विजार्ड, द मैजिशियन, क्योंकि उनका खेल सचमुच जादू जैसा लगता था। गेंद उनकी स्टिक से निकलती तो डिफेंडर्स को समझ नहीं आता कि अगला मूव क्या होगा। लेकिन उस जादू के पीछे कोई रहस्य नहीं था तो सिर्फ अभ्यास, अनुशासन, टाइमिंग और वर्षों की मेहनत। और फिर आती है बर्लिन की सबसे चर्चित कहानियों में से एक। कहा जाता है कि ध्यानचंद के खेल से एडोल्फ हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनसे मुलाकात की। बातचीत हुई और जब हिटलर को पता चला कि ये महान खिलाड़ी भारतीय सेना में है, तो उसे जर्मन सेना में एक ऊंचा पद देने का प्रस्ताव रखा गया। एक ऐसा प्रस्ताव जो उस समय किसी भी खिलाड़ी के लिए असाधारण था। लेकिन ध्यानचंद भारत के खिलाड़ी थे। उनकी पहचान, उनकी मिट्टी, उनका देश भारत था। और यही वजह है कि हिटलर और जर्मन आर्मी से जुड़े इस प्रस्ताव की कहानी आज भी भारतीय खेल इतिहास की सबसे चर्चित कथाओं में सुनाई जाती है। लेकिन उस कहानी से भी बड़ी सच्चाई ये थी कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और उस टीम का कप्तान अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा था, वो एक लेजेंड बन चुका था। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हॉकी एक टीम स्पोर्ट है। ध्यानचंद महान थे, लेकिन वो अकेले मैदान पर नहीं खेल रहे थे। उनके साथ थे रूप सिंह, उनके साथी खिलाड़ी, उनके डिफेंडर्स, उनके गोलकीपर, उनके मिडफील्डर्स, उनके कोचेस और वो पूरी टीम
जिसने मिलकर भारत का वो स्वर्णिम युग बनाया। ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह भी 1932 और 1936 की ओलंपिक गोल्ड विनिंग टीम्स का हिस्सा थे। और उनके पीछे एक और बड़ी ताकत थी, भारतीय सेना, परिवार, खेल एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो लोग जिन्होंने टीम्स को टूर्नामेंट्स तक पहुंचाने के लिए संसाधन जुटाए। और सबसे बढ़कर भारत की जनता। ओलंपिक हिस्ट्री पर प्रकाशित शोध भी बताता है कि उस दौर की भारतीय हॉकी को आर्मी और सिविलियंस के साथ साथ डोनर्स, किंग्स और पेइंग पब्लिक तक से सपोर्ट मिला था। इसलिए जब हम ध्यानचंद को सलाम करते हैं तो उन सभी लोगों को भी सलाम करना चाहिए जिन्होंने भारतीय हॉकी के उस स्वर्णिम युग को संभव बनाया। क्योंकि एक लेजेंड अकेले नहीं बनता, उसके पीछे एक परिवार होता है, एक टीम होती है, एक व्यवस्था होती है और एक पूरा देश होता है। ध्यानचंद का अंतर्राष्ट्रीय करियर लगभग 1926 से 1948 तक चला। 2 दशक, जिसमें उन्होंने भारतीय हॉकी को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार के स्रोत उनके 1926 से 1948 के करियर में 1000 से अधिक गोल्स का उल्लेख करते हैं। लेकिन किसी खिलाड़ी की महानता सिर्फ उसके गोल से तय नहीं होती। ध्यानचंद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने भारत को विश्वास दिया। ये विश्वास कि भारत दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है और जीत सकता है। फिर धीरे धीरे वो समय आया जब मैदान छोड़ना पड़ा। 1948 उनका इंटरनेशनल प्लेइंग करियर समाप्त हुआ। लेकिन हॉकी से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो खेल से जुड़े रहे, नई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे और भारतीय हॉकी की कहानी में उनका नाम हर नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ता गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक सैनिक, एक खिलाड़ी, एक कप्तान। अब भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक से सम्मानित हो चुका था। लेकिन शायद उस समय भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले दशकों में उनके नाम के साथ भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान भी जुड़ जाएगा। 3 दिसंबर 1979 मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। उम्र थी 74 वर्ष। एक महान खिलाड़ी चला गया, एक युग का अंत हुआ। लेकिन क्या सच में? नहीं, क्योंकि कुछ खिलाड़ी अपने करियर के साथ खत्म नहीं होते। वे अपनी लेगेसी में जीवित रहते हैं, उनकी कहानी में, उनके रिकॉर्ड्स में और उन बच्चों के सपनों में जो पहली बार हॉकी की स्टिक हाथ में लेते हैं। फिर आता है 29 अगस्त, वही तारीख जिस दिन 1905 में ध्यान सिंह का जन्म हुआ था। अब वही तारीख भारत के लिए एक राष्ट्रीय स्पोर्टिंग सेलिब्रेशन बन चुकी है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। हर साल 29 अगस्त को भारत मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह दिन मनाता है और खेल तथा फिटनेस को बढ़ावा देता है। सोचिए, एक तारीख जो 1905 में एक बच्चे के जन्म की गवाह बनी थी, आज करोड़ों भारतीयों को खेलों की तरफ प्रेरित करती है। ये सिर्फ बर्थडे नहीं है, ये एक लेगेसी है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान एक समय किसी और नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये सम्मान 1991 से 92 में शुरू हुआ था और भारत का सर्वोच्च स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता था। फिर आया 6 अगस्त 2021। टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत में हॉकी और खिलाड़ियों को लेकर एक नया उत्साह था। और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, खेल रत्न अवार्ड का नाम अब बदला जाएगा और नया नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत सरकार के अनुसार देश भर से नागरिकों की ओर से इस सम्मान का नाम ध्यानचंद के नाम पर रखने के अनुरोध आए थे और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया। यानी जिस खिलाड़ी ने ब्रिटिश भारत के दौर में हॉकी की स्टिक उठाई थी, जिसने एम्स्टर्डम में भारत का पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड जीता, जिसने लॉस एंजलिस में फिर गोल्ड जीता, जिसने बर्लिन में कप्तान बनकर तीसरा गोल्ड जीता, आज भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान उसी के नाम से जाना जाता है। एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी विरासत शायद ही कोई हो, और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
एक बच्चा 29 अगस्त 1905 को पैदा हुआ। उसने हॉकी को चुना, सेना में गया, अभ्यास किया, हार देखी, जीत देखी, दुनिया के सबसे बड़े मैदानों पर खेला, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स का हिस्सा बना, भारत का नाम दुनिया तक पहुंचाया। और फिर दशकों बाद उसका जन्मदिन नेशनल स्पोर्ट्स डे बन गया और उसके नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान रख दिया गया। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की जर्नी नहीं है, ये भारत में खेलों की बदलती कहानी है। और इस कहानी में एक और चीज याद रखना जरूरी है। मेजर ध्यानचंद की महानता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उन्होंने कितने गोल किए। महानता ये थी कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को दिखाया कि भारतीय खिलाड़ी भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर राज कर सकता है। उन्होंने उस समय भारत का नाम ऊंचा किया जब भारत खुद स्वतंत्र नहीं था। उस समय जब तिरंगा किसी ओलंपिक पोडियम पर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में नहीं लहराता था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का खेल दुनिया को भारत की ताकत दिखा रहा था। और यही बात उनकी कहानी को और भी खास बनाती है। आज जब कोई बच्चा हॉकी की स्टिक पहली बार हाथ में उठाता है, जब कोई युवा मैदान पर दौड़ता है, जब कोई खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर इंटरनेशनल मैदान में उतरता है, तो शायद उसे एहसास भी न हो कि लगभग 1 सदी पहले एक भारतीय खिलाड़ी ने इस खेल को दुनिया के सामने एक नई ऊंचाई दी थी। एक ऐसी ऊंचाई जहां गेंद सिर्फ स्टिक से नहीं चलती थी, वहां एक देश का सपना चलता था, एक देश का गौरव चलता था, एक देश की पहचान चलती थी। और उस पहचान का नाम था मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर, 3 बार के ओलंपिक चैंपियन, भारतीय खेल इतिहास के महानतम नायकों में से एक। और वो खिलाड़ी जिसकी विरासत आज भी हर 29 अगस्त को पूरे भारत में जीवित हो उठती है, जिसके नाम पर आज भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया जाता है। एक ऐसा नाम जो मैदान से निकलकर इतिहास में चला गया और इतिहास से निकलकर भारत के हर उस खिलाड़ी के सपने में पहुंच गया जो कभी अपने देश के लिए जीतना चाहता है। खेलों की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जज्बे से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेजर ध्यानचंद को शत शत नमन। जय हिंद।